जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? जी बताइएगा प्लीज़। वॉइस क्लैरिटी है? ठीक हो गया। चलो, गुड। अच्छा जी, हम लोग अपनी कार्रवाई शुरू करते हैं। और आज का जो हमारा मेन टारगेट है वो दो चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 5 विच इज शेयर कैपिटल, उसके साथ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और उसके साथ हमारा जो दूसरा टारगेट है वो है चैप्टर नंबर 9। और चैप्टर नंबर 9 में बेसिकली क्या था? इन्वेस्टमेंट और डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट। तो पहले हम लोग जरा शुरू करते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस, पर उसको डन करते हैं। और फिर हम लोग ब्रेक करेंगे, और फिर ब्रेक के बाद 9 पे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो चैप्टर नंबर 5 का जो सबसे पहला सवाल हम लोग करने जा रहे हैं वो आपको मिलेगा ऑटम 2023 के अंदर। तो मैं जरा भागता हुआ ऑटम 23 में आता हूँ। और उसके बाद इसमें बेसिकली दो क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन नंबर 10 है और एक क्वेश्चन नंबर 11 बी है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। कैडमियम लिमिटेड। एक दफा ये सवाल पढ़े, कैडमियम लिमिटेड। और मुझे बताएं, आपको ये क्वेश्चन पढ़ के समझ आता है या नहीं आता, जल्दी से। पहले एक दफा खुद से ट्राई करें, इसके पॉइंटर्स बनाएं, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। जल्दी से रीड कीजिएगा, हरी अप। जी, बड़ा सवाल आप लोगों ने। कैडमियम लिमिटेड कहता है मुझे बस एक दफा कंफर्म कीजिएगा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? बस एक दफा कंफर्म कर दें। ठीक है। कहता है, कैडमियम लिमिटेड is an unlisted company in the manufacturing sector. It has issued two classes of shares, A and B. ठीक है। On 21 अगस्त CL on 21 अगस्त CL passed a special resolution to vary the rights of Class A
This resolution sought to limit the voting powers which has been previously granted to class A. बेसिकली ये वही टिपिकल सवाल है जो कि इस चैप्टर से हम लोगों ने कई दफा देखा हुआ है, जिसमें वो एक कंपनी के जो राइट्स हैं वो छीन, सॉरी, एक शेयर होल्डर के राइट्स वो छीन लेता है और उसको एग्रीव्ड शेयर होल्डर का दर्जा दे देता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सवाल आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि क्लास ए शेयर होल्डर जो है वो बेसिकली मुतमिन नहीं होंगे, और अब आपने उनको बताना है कि किस तरीके से वो अपील में जा सकते हैं। तो मुझे बताइए, अगर वो एग्रीव्ड फील कर रहे हैं या वो अगर एग्रीव्ड शेयर होल्डर हैं, तो किस तरीके से वो अप्लाई कर सकते हैं, क्या स्टैंडर्ड उनके प्रोटोकॉल्स हैं? पहला स्टेप क्या होता है इसमें? इसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है? हाँ जी, सबसे पहली चीज आपने देखने की क्या उनके पास 10% वोटिंग पावर है या नहीं। तो अगर उनके पास कम से कम 10% की वोटिंग पावर है, तो वो 30 दिनों के अंदर अंदर, यानी कि जिस दिन उनकी मीटिंग हुई है उससे 30 दिनों के अंदर अंदर वो अपील में जा सकते हैं। अच्छा, इसमें भी मजीद दो बातें थी। इसमें भी इसमें भी मजीद दो बातें थी कि उन्होंने कोर्ट को प्रूव क्या करना है, याद है आप लोगों को? भाई, कोर्ट उनकी बात क्यों मानेगा, कोर्ट क्यों उनके हक में फैसला देगा? नंबर वन, उनको फैक्ट्स के बारे में पता ही नहीं था। जब उनसे ये रेजोल्यूशन पास करवाई गई तो उनसे फैक्ट्स को छुपाया गया था। जब इनसे ये रेजोल्यूशन पास करवाई गई तो उन्होंने फैक्ट्स को छुपाया, और अगर इनको बता दिया जाता तो डेफिनेटली वो उसके अगेंस्ट वोट करते। यानी कि अगर इनको प्रॉपर फैक्ट्स के बारे में इल्म होता, मालूम होता कि फैक्ट्स बेसिकली थे क्या जो उनसे से छुपाए गए हैं, तो अगर इनके बारे में नॉलेज प्रॉपर इनके पास होती तो फिर उसके अगेंस्ट ही वो लोग वोट करते। तो ये वाली एप्लीकेशन अगर आप लोग देते हैं तो फिर कोर्ट जो है वो इनसे अ, राजी होके इनके हक में फैसला दे सकता है। ठीक है जी। तो आपने एडवाइस करनी थी क्लास ए शेयर होल्डर को कि पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, ये तो एक पार्ट था सवाल का। फिर नीचे एक और बात भी है, ऑल्सो इलेबोरेट सीएल्स ड्यूटीज इफ अ डिसीजन इज मेड अगेंस्ट इट। भाई, अगर तो कोर्ट सीएल के यानी कि कंपनी के अगेंस्ट फैसला दे दे, तो फिर अब सीएल ने क्या करना है? यानी कि अगर वो एग्रीव्ड शेयर होल्डर के हक में या सीएल के अगेंस्ट फैसला आ जाए तो अब कंपनी ने क्या करना? कंपनी सबसे पहले उन कोर्ट ऑर्डर्स को कंप्लाई करेगी। कंपनी जो है वो अब ये राइट्स को वेरी नहीं कर सकती, ये चीजें रिवर्स करेगी। 15 डेज में वो कॉपी जमा करा देगी वापस। तो अगेन ये टॉपिक जो है वो प्रॉपर टॉपिक आई के आपने टेस्ट किया। मुझे ये बताएं, ये टाइप 2 क्वेश्चन लग रहा है या टाइप 3 क्वेश्चन लग रहा है आपको? टाइप 1 तो डेफिनेटली नहीं। इसको आप टाइप 2 काउंट करेंगे? टाइप 3 इसमें आपको सोचना पड़ रहा है? नहीं, इसमें सोचना नहीं पड़ रहा, इसमें आपको चीजें ऑलरेडी पता है। तो ये टेक्निकली ये एक टाइप 2 क्वेश्चन है। ये टेक्निकली क्या है? एक टाइप 2 क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर करना। ये एक टाइप 2 क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर देना है। इजी। डन। अच्छा, इसी इसी पेपर में 11B देखते हैं जरा। इसी पेपर में आते हैं 11B। ये इस अटेम्प्ट का आखिरी क्वेश्चन था। जरा अब इस पेपर को तवज्जो देते हैं। जरा इसको ट्राई करें पहले आप लोग, खुद से ट्राई करें। शाबाश, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स। डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन, जल्दी से करके मुझे
जी प्यारे बच्चों, कहता है Platinum Limited was formed with an authorized capital of 20 million shares of rupees 10 each. At the time of formation, Anas, Asad and Amin acquired 1 million, 2.5 and 6.5 respectively. Together, these represent total paid up capital. जरा इसको ऐड कीजिएगा, 6.5, 7, 8, 9, 10। तो ये तो कम नहीं बन रहा, ये प्रॉपर बन रहा है। किसी ने चेक किया? 20 मिलियन शेयर है ना, ऑफ रुपीज 10 ईच। और इन्होंने जो एक्वायर किए हैं वो 1 मिलियन, 2.5 एंड 6.5 है। तो ये फर्क क्यों आ रहा है? क्या ये 20 पूरे नहीं होने चाहिए थे? डिफरेंस किस चीज का आ रहा है? तो डिफरेंस क्यों है? 10 का डिफरेंस क्यों आ रहा है? ये तो पूरे होने चाहिए थे, तीन तो लोग हैं। वाई देर इज अ डिफरेंस? कौन देगा इसका जवाब? ओ भाई, ये तो ऑथराइज्ड है। और ऑथराइज्ड और टोटल क्या हमेशा सेम होता है पेड अप? ऑथराइज्ड और पेड अप क्या हमेशा सेम होता है? नहीं होता। और पेड अप मैक्सिमम कितना हो सकता है ऑथराइज तक? पेड अप मैक्सिमम कितना हो सकता है ऑथराइज तक? सो ये मसला नहीं है। चले आगे चलते हैं। कहता है जी, असद भाई जिनके पास 2.5 मिलियन शेयर्स थे, उन्होंने आधा मिलियन बेच दिया है अरकम को, तो टेक्निकली चार लोग बन गए। और चूंकि उसने अपने में से बेचा है तो अभी भी वो 10 पे ही खड़ा हुआ है। ठीक है। पीएल ने एक ईओजीएम बुलाई है और वहां पे एक रेजोल्यूशन पास की है टू इंक्रीज द पेड अप कैपिटल and dissolved in an alteration in its articles of association, setting the minimum shareholding requirement for each of the shareholder to 2 million। ये पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है? ये पैराग्राफ क्या कहना चाह रहा है? ये पैराग्राफ को कोई मुझे आसान करके बता सकता है आप में से? इस पैराग्राफ की क्या नीड है? वो अपना आर्टिकल्स चेंज करने में इंटरेस्टेड है, मगर क्यों? चलिए मुझे ये बताइए, क्या वो अपना आर्टिकल्स चेंज कर भी सकते हैं? क्या वो अपना आर्टिकल चेंज कर भी सकते हैं? कर सकते हैं। आर्टिकल्स को चेंज किया जा सकता है। हाँ, विद कॉन्सेंट कर सकते हैं। आर्टिकल्स को चेंज किया जा सकता है, मगर ये ऑल्टरेशन उसी वक्त इम्प्लीमेंट की जा सकती है जब सारे मेंबर्स इसको एग्री करें इन राइटिंग। सारे इसको एग्री करें इन राइटिंग, क्योंकि इस चेंज से मौजूदा चार में से दो को बेनिफिट हो रहा है और दो को बेनिफिट नहीं हो रहा। ऐसे ही है ना? जिसके पास आधा मिलियन है और जिसके पास 1 मिलियन है वो तो फारिग हो जाएंगे और बाकी दो रह जाएंगे। तो अगर ये डिसाइड करते हैं, लेट से अगर ये डिसाइड करते हैं कि ठीक है, विद कॉन्सेंट आते हैं, तो फिर जो बाकी दो हैं जो इसको अभी मीट नहीं कर पा रहे हैं रिक्वायरमेंट को, उनको क्या एडिशनल शेयर्स खरीदने पड़ेंगे, सब्सक्राइब करने पड़ेंगे? बिल्कुल करने पड़ेंगे। और फिर इनकी शेयर होल्डिंग रेशो बदल जाएगी। इनकी जो शेयर होल्डिंग रेशोज हैं वो कम हो जाएंगी। इनकी शेयर होल्डिंग रेशोज कम हो जाएंगी। तो आप वो शेयर होल्डिंग रेशो निकाल भी सकते हैं अगर निकालना चाहें। अगर आप विदाउट उसकी वर्किंग करके अपना आंसर लिखना चाहते हैं तो भी ठीक है। कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है।
तो ये अगेन सिंपल सा सवाल था। है ये टाइप 3, टाइप 2 नहीं है। है ये टाइप 3, मगर इसमें इतनी ज़्यादा दिमाग की एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही सिंपल है। हाँ, उस वक्त आप एक्सरसाइज करें दिमाग की, जब वो ये एडिशनल शेयर्स को बाय करने के बाद, शेयर्स बेचने के बाद जो इसकी वर्किंग है परसेंटेज में, अगर आप वो निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो कर दें, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप सिर्फ थ्योरी लिख के और अपनी रिकमेंडेशन दे के आगे जा सकते हो। बट अगर टाइम आपके पास है, सफिशिएंट टाइम है, तो फिर लिख दें। कोई मुजायका नहीं है, कोई मसला नहीं है। ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 से मजे की बात है, इसके बाद सवाल नहीं आया, या जो आए हैं अब वो हमारे सिलेबस से बाहर है। तो ये ही मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो कि हमें चैप्टर नंबर 5 से मिलते हैं। अब हम लोगों ने जाना है चैप्टर नंबर 9 में। कहाँ पे जाना है? चैप्टर नंबर 9 में जाना है। तो चलते हैं 9 में। आए शुरू करते हैं। ब्रेक का पहले मैंने प्लान किया था, बट ब्रेक को साइड पे करते हैं और सवाल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं किस सवाल पे, किस सवाल पे। सबसे पहले जनाब हम आएंगे इन्वेस्टमेंट्स के एरिया पहले देख लेते हैं। और यहाँ पे हमें एक सवाल मिलता है स्प्रिंग 23 में, क्वेश्चन नंबर 6। और फिर स्प्रिंग 24 में क्वेश्चन नंबर 6। तो दो हैं, एक स्प्रिंग 23 में और एक स्प्रिंग 24 में। क्या स्प्रिंग 23 है? यस। इसमें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, दिस वन, 12 नंबर का सवाल है। बशीर, जमान और उसके दो भाई। ठीक है जी। तो इस सवाल को देखते हैं कि ये सवाल हमें क्या कह रहा है। रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एडवाइस। अब देखें, वो कह रहा है कि आपने मशवरा देना है, तो आपका जवाब भी उसी तरीके से बनना चाहिए जिसमें आप मशवरे के एंगल से आ रहे हो। एडवाइस द बोर्ड्स ऑफ एनटीएल एंड एआरएल। ठीक है, ये एक एनटीएल होगा और एक एआरएल होगा ऊपर। द कंडीशंस दैट मस्ट बी कंप्लाइड बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द अबव प्रपोजल। इग्नोर द रिक्वायरमेंट्स रिलेटिंग टू नोटिस ऑफ द मीटिंग। कहता है मीटिंग चैप्टर में जाने की जरूरत नहीं है। तो आपने एडवाइस करना है दोनों बोर्ड्स को कि कौन सी कंडीशंस पूरी करनी है उनकी दी हुई प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने से पहले। नोटिस की बात को आपने इग्नोर कर देना। बशीर जमान एंड हिज टू ब्रदर्स नदीम एंड फहीम आर द ओनली शेयर होल्डर ऑफ नकीन। बशीर जमान के पास 20 मिलियन है, नदीम के पास 30 है, फहीम के पास 45 है, और ये तीनों ही बस शेयर होल्डर हैं किसके? एनटीएल के। बशीर जमान ऑल्सो होल्ड्स 2 मिलियन शेयर्स इन एक्सिस प्राइवेट लिमिटेड। एआरएल में भी उसके शेयर्स हैं। द अदर शेयर होल्डर्स ऑफ एआरएल आर ताहिर, उसकी डॉटर नसीरा और उसका माइनर बच्चा रऊफ, वो रिस्पेक्टिवली होल्ड्स 8, 37 और 3 मिलियन शेयर्स। तो अभी तक तो वो शेयर होल्डिंग, या एक टर्म यूज होती है कैप टेबल, अभी तक तो वो सिर्फ कैप टेबल के बारे में हमें कहानी सुना रहा है। इन द लेटेस्ट इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स, ताहिरा, नहीं, ताहिर और नसीरा वर री इलेक्टेड एज डायरेक्टर ऑफ एआरएल। अच्छा, सोने पे सुहागा, बशीर जमान गॉट मैरिड टू नसीरा। लें जी, जैसे ही वो डायरेक्टर बनी, बशीर जमान का उस पर दिल आ गया और वो उससे शादी कर बैठा। एक शेयर होल्डर एआरएल में एक दूसरे शेयर होल्डर के साथ शादी कर रहा है। द फॉलोइंग proposals आर अंडर कंसिडरेशन। द ग्रांट ऑफ लोन ऑफ रुपीज 50 मिलियन बाय एनटीएल टू एआरएल। द लोन विल बी रीपेएबल 5 साल में।
The sale of products by ARL to NTL on a special credit term of 6 months. जी, क्या इसका जवाब देना पसंद करेंगे? बशीर जमान। क्या कांड कर? मुझे पहले ये बताइए जरा, पहले वाले पॉइंट पे आते हैं, जो लोन की बात हो रही है। अब जरा मुझे बताइएगा, बशीर जमान के पास कितने शेयर्स डायरेक्टली हैं एनटीएल के? कितने शेयर्स हैं उसके पास एनटीएल के? 20 है ना? अगर मैं इसको रेशो में लेके जाऊं, अगर मैं इसको रेशो में लेके जाऊं तो मैं कैसे करूंगा? 20 तो नंबर ऑफ शेयर्स है ना, अगर मैं इसको परसेंटेज में निकालूं तो कितने परसेंट का मालिक है वो एनटीएल में? 20 + 35 + 45 ऐड करेंगे क्या आता है? 45, 50, 80, 100। तो 20 ÷ 100 × 100, क्या ये 20% डायरेक्टली होल्ड कर रहा है? क्या आपका आंसर 20% आता है? बशीर जमान क्या 20% शेयर होल्ड कर रहा है एनटीएल में? अच्छा, अब मजे की बात तो ये है कि वो तो एनटीएल में डायरेक्टली 20% शेयर होल्ड करके बैठा हुआ है। मजा उस बात का है कि आप मुझे बताएं कि ये एआरएल में कितने परसेंट की शेयर होल्डिंग रख के बैठा है? एआरएल में कितने परसेंट की शेयर होल्डिंग रख के बैठा है, डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी? 2 मिलियन, 2 मिलियन प्लस 8 मिलियन प्लस 37 मिलियन प्लस 3 मिलियन और उसका 2 मिलियन। तो अगर मैं इसी तरह से निकालूं तो ये बनती है अराउंड 4%। ये बनती है अराउंड कितने परसेंट? 4%। ये तो कर रहा है डायरेक्टली। सवाल ये है कि इनडायरेक्टली भाई साहब कितने परसेंट शेयर होल्ड कर रहे हैं, क्योंकि अब तो एक शेयर होल्डर के साथ उनकी शादी शादी भी हो गई। तो ये नसीरा के थ्रू कितने परसेंट शेयर होल्डिंग रख के बैठ गए हैं अब? निकाले जरा। मुझे आपने इसकी इनडायरेक्ट वर्किंग निकाल के देनी है, और फिर आपने मुझे उसका टोटल बताना है कि टोटल इसके पास कितने शेयर्स हैं इसके, एआरएल के। जरा बताइए मुझे। हाँ जी। अगर आपका जवाब अगर आपका जवाब 74 है इनडायरेक्टली का, और अगर आपका जवाब मिला के 78 है, तो यू आर एब्सोल्युटली राइट। 74 कैसे आया? सिंपल उसी मैथ से, बस ऊपर आपने न्यूमरेटर में 2 के बजाय 37 रखना था, और आपका जवाब 74% आ जाता। तो दोनों को जब आप जोड़ते हैं तो 78। अच्छा, इसका मतलब है कि एक शेयर होल्डर दोनों कंपनियों में 20% तक तो शेयर होल्डिंग रख के बैठा हुआ है। अब इसकी वजह से क्या ये दोनों कंपनी आपस में एसोसिएट बन गई हैं? जी, अब ये दोनों कंपनी आपस में अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिश्ता हो गया है, ये एसोसिएट बन गई। तो जब आपने ये एसोसिएट का रिश्ता डेवलप करवा लिया है, तो अब आपने और कुछ नहीं करना, अब आपने किताब की प्रोविजंस उठाकर लिखना शुरू कर देनी है। पहली वाली में लोन है और दूसरे वाली में सेल ऑफ आइटम्स है।
तो सर लोन, लोन एक कंपनी अपनी एसोसिएट को लोन देना जा रही है 5 साल के लिए। तो इसमें पहला स्टेप क्या होता था? सबसे पहले हम लोग क्या पास करते हैं? सबसे पहले क्या पास की जाएगी? सबसे पहले मुझे बताएं ना, क्या पास करेंगे? स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेंगे। और उसमें लिखा होगा इन्वेस्टमेंट की अमाउंट कितनी है, नेचर क्या है, पीरियड क्या है, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है। और ये सारा एग्रीमेंट जुबानी करेंगे कि राइटिंग में करेंगे? और राइटिंग में क्या क्या लिखेंगे? उसका नेचर, पर्पस, रेट, फीस कितनी है, कमीशन कितनी है, पेनल्टी कितनी होगी, सिक्योरिटी क्या है। ये सारी चीजें इन राइटिंग लिखी जाएंगी। अच्छा, अगर ये लोन किसी से मांग के दे रहे हैं तो वो बोरिंग कॉस्ट का रूल क्या होता था? कि जहां से लोन लिया हुआ है कम से कम उतना तो रिटर्न मिले, ताकि आपको नुकसान ना हो। अगर ये एनटीएल वाले लोन की अमाउंट किसी बैंक से लेके आगे दे रहे हैं तो हाँ, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट शुड बी इधर इक्वल और मोर देन द बोरोइंग कॉस्ट। या बराबर हो या उससे ज्यादा हो। और ऑब्वियसली ड्यू डिलिजेंस करना है, फाइनेंशियल हेल्थ देखनी है, वो सारी बातें। तो अब ये देखें, ये टाइप 2 सवाल है बेसिकली। सिर्फ इसमें आपने एक कैलकुलेशन करनी थी और दोनों कंपनियों के दरमियान रिश्ता देखना था। इसके अलावा इसमें कोई भी चीज सोचने वाली नहीं है। ये टाइप 2 क्वेश्चन है कि आपने सिंपल लोन वाली सारी बातें बता देनी थी। और नीचे सेल ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम वन कंपनी टू अनदर कंपनी, जो कि उसकी एसोसिएटेड कंपनी है, इसमें क्या आएगा? अच्छा, वो 6 महीनों के उधार पे दे रहे हैं तो क्या ये आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन मानी जाएगी? क्या ये हर एक को 6 महीने के उधार पे सामान देते होंगे? भाई, क्या ये हर कंपनी को 6 महीने के उधार पे सामान देते होंगे? क्या ये आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन? स्पेशल लिखा हुआ ना, इसका मतलब है कि आर्म्स लेंथ नहीं है। स्पेशल लिखने का मतलब ही यही है कि ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन नहीं है। ये ट्रांजैक्शन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन हरगिज नहीं। तो जब ये आर्म्स लेंथ नहीं है तो सर फिर से किताब की बातें शुरू कर दें। हाँ जी। बोर्ड की पॉलिसी के मुताबिक होगा। इंटरेस्टेड बंदा इसमें बैठेगा नहीं। अगेन अब आपने यहां से क्रैमिंग शुरू कर देनी। अब देखिए, 12 नंबर का सवाल है। और 12 नंबर के आप मुफ्त के नहीं आ रहे यहाँ पे? मुझे खुद बताएं, क्या ये 12 नंबर मुफ्त के नहीं है? हैं कि नहीं? चले, अब आगे चलते हैं स्प्रिंग 24 पे। स्प्रिंग 24 पे चलते हैं। स्प्रिंग 24। स्प्रिंग 24 का क्वेश्चन नंबर 6। इसका क्वेश्चन नंबर 6। लतीफ सईद। ले जी, 10 नंबर का सवाल है। तो क्या कहते हैं, पहले आप लोग ट्राई करेंगे इसको? पहले आप लोग सर खपाएंगे इससे? चलें खपाएं। 10 नंबर का या तो मैं आपको दे रहा हूँ कितने मिनट, 6 मिनट दे रहा हूँ। यू हैव 6 मिनट्स टू डू दिस। 6 मिनट है आपके पास, इसके बारे में सोचें समझें, फिर मैं इसके ऊपर बात
जी। क्या बना सवाल के साथ? क्या है सवाल में? मुझे बताइए। तीन बातें। और सवाल की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बताइए कि क्या ये इन्वेस्टमेंट किसी और के नाम पे रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो तीन कंपनियां हैं, एएमएल, आरसीएल और सीटीएल। सबसे पहले जरा आसान वाला कर लेते हैं, सीटीएल। मुझे बताइए, सीटीएल जो कि एक अनलिस्टेड कंपनी है, और इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? मिनिमम इसके पास कितने नंबर ऑफ मेंबर्स होने चाहिए? अगर मैं सीटीएल की बात करूं तो मेरे पास मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? सीटीएल की बात करें पहले। इनके पास कम से कम कितने लोग होने चाहिए, मेंबर्स कितने होने चाहिए? तीन। तीन तीन। अनलिस्टेड कंपनी। तो अभी इनके पास मौजूदा कितने हैं? मौजूदा कितने हैं? दोबारा देखें जरा। भाई मौजूदा उनके पास पांच मेंबर्स हैं। मैं सीटीएल की बात कर रहा हूँ। मैं सीटीएल की बात कर रहा हूँ। मौजूदा इनके पास कितने मेंबर्स हैं? इनके पास मौजूदा पांच मेंबर्स हैं। ठीक है। तो अगर उनके पास मौजूदा पांच मेंबर्स हैं, तो मुझे ये बताइए, काइम रहील एक एफसीएल डायरेक्टर नॉमिनेटेड एज अ मेंबर ऑफ सीटीएल होल्ड्स ओनली वन शेयर। तो जब इनके पास मेंबर्स पूरे हैं, फिर इनको क्या जरूरत पड़ रही है इस चीज की? नॉमिनेशन करने की कोई जरूरत है? जब इनके पास मेंबर्स ही पूरे हैं, ये एग्जिस्ट कर सकते हैं, तो फिर तो इनको रखने की जरूरत नहीं है किसी और के नाम पे। मेरी बात समझ आ रही? मसला कब आता है? मसला उस वक्त आता है जब आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स शॉर्ट हो रहे हो। जब आपके पास नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हो रहे हो, कम हो रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? हाँ, अगर मेंबर्स पूरे ना हो रहे हो, तो यहाँ पे तो आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह वाफर है, तो इनको तो जरूरत नहीं है। अच्छा, रेवन के बारे में क्या ख्याल है? लिस्टेड कंपनी है, 15% की होल्डिंग, अवैस परवेज एंड एफसीएल डायरेक्टर nominated as a director of RCL holds 10% shares। हाँ जी। इसमें क्या किया? 15% की इनके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट पड़ी हुई है आरसीएल में। और एफसीएल जो है, एफसीएल जो है, उसने अवैस परवेज को नॉमिनेट किया है कि वो जाके आरसीएल के बोर्ड पे बैठे। अच्छा, अगर ये आरसीएल के बोर्ड पे जाता है, अगर ये आरसीएल के बोर्ड पे जाता है, हम्म, तो सात मेंबर्स पूरे हो जाएंगे। अगर ये उसके बोर्ड पे जाता है तो फिर मैक्सिमम सात हो जाएंगे। तो अगर मैं 7/100 करूं, तो मिनिमम मेरे पास कितने परसेंट की शेयर होल्डिंग बनती है?
अगर मैं 7/100 करूं तो मेरे पास मिनिमम कितने परसेंट की शेयर होल्डिंग बनती है? हाँ, मिनिमम 7/100 करें, यानी कि मेरे पास कम से कम कितने परसेंट ऑफ शेयर होल्डिंग होने चाहिए? मेरे पास कितने उसकी शेयर होल्डिंग होनी चाहिए? आई गेस आंसर कुड बी अराउंड 14 समथिंग आएगा। 14 समथिंग आना चाहिए। 100 डिवाइडेड बाय 7। 100 तकसीम 7 करें जरा। 100 डिवाइडेड बाय, हाँ, 14 पॉइंट क्या आ रहा है, 14.3। और ये कितने परसेंट शेयर्स लेकर आ रहा है? 15%। तो भाई बता दें। होल्ड्स 10% शेयर्स। होल्ड कितने परसेंट शेयर्स हैं? 10% शेयर्स। भाई देखिए, सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है कि एफसीएल ने 15% की शेयर होल्डिंग की हुई है, किसमें? आरसीएल में। सुने, एफसीएल ने एफसीएल ने 15% की इन्वेस्टमेंट की हुई है, किसमें? आरसीएल में। और एफसीएल नॉमिनेट कर रही है अवैस को कि तुम जाके आरसीएल के बोर्ड पे बैठो। और अगर 7 बंदों वाली शर्त हम लोग मान के चले तो हर बंदे के पास मिनिमम 14.3% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए, अभी आपने मुझे बता दिया, बोर्ड का नुमाइंदा बनने के लिए। और ये भाई साहब 10% की जो है वो वोटिंग पावर लेके आ रहे हैं। ऐसे ही लिस्टेड कंपनी है ना, तो उसको अलाउ होता है कितने डायरेक्टर्स के साथ चलना? 7 के साथ चलना। बस इसमें देखना ये होगा कि आपका जो एओए है, जो आपके आर्टिकल्स हैं, वो इस चीज को अलाउ करते हैं या नहीं करते। बस इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपके जो आर्टिकल्स है वो इस को अलाउ करते हैं, इस मूवमेंट को अलाउ करते हैं या नहीं करते। ये है टिपिकली टाइप 3 क्वेश्चन जिसमें आपको सोचना पड़ रहा है, ये इतना आसान नहीं है। अच्छा, एल्बेट्रोस मोटर बाइक्स एएमएल एक अनलिस्टेड कंपनी है, और एफसीएल का इसमें 100% की शेयर होल्डिंग है, तो क्या मैं इसको होली ओन्ड सब्सिडरी कह सकता हूँ? क्या मैं इसको होली ओन्ड सब्सिडरी के नाम से पुकार सकता हूँ? ठीक है, पुकार लेते हैं। कहता जी एएमएल जो है वो होली ओन्ड है। अब चूंकि ये पब्लिक अनलिस्टेड है तो उसके पास कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए? तीन। तीन होने चाहिए। तो अब एक तो इसके पास 100% वाला आ गया, बाकी दो कैसे लाए? भाई एक उसके पास कौन सा आ गया, 100% वाला, बाकी दो कैसे लाए? बाकी दो के लिए मुनीर नूर है और सलमान तनवीर है। एक मुनीर है और एक सलमान है। दो एडिशनल मेंबर्स चाहिए तीन का कोरम पूरा करने के लिए। तो उनको नॉमिनी बना के डाला जा सकता है। अगर एक एक शेयर भी दे के भेजे, अगर एक एक शेयर भी दे के भेजे, तो ये दोनों को अपॉइंट किया जा सकता है। क्योंकि एक के पास 100% की शेयर होल्डिंग है, तो मुझे कम से कम तो तीन लोग चाहिए ना। क्योंकि दूसरी साइड पे कंपनी कौन सी है? अनलिस्टेड कंपनी। तो मुझे तीन का कोटा पूरा करना, तब जाके मेरी दाल गलेगी, वरना नहीं गलेगी। ठीक है, मुझे तीन का कोटा यहाँ पे पूरा करना। ठीक है जी। हाँ जी, अदरवाइज वो बिल्कुल ऐसे ही।
वो सिंगल मेंबर बन जाएगी। ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं। कल इंशाल्लाह ताला चैप्टर नंबर 3 और 9 का जो बाकी हिस्सा रह गया ना, उसको साथ लेके चलेंगे और अपने रिवीजन को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। तो कल 3 शुरू हो जाएगा, उसके साथ जो 9 का बाकी पोर्शन है उसको ऐड कर लेंगे और हम इसके आगे चलेंगे। मुलाकात करते हैं कल, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। ये मैं शेयर कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज, मैं इसकी PDF शेयर कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज।